शैलेश जी को बुलाऊं उससे पहले एक बार बाकी सब कवियों के लिए तालियां बजा दो। और ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं इनको अब नीचे कर लो, क्योंकि अब हमारा ड्रोन उड़ेगा। और आप लोग बताएंगे कि आप शैलेश भाई को कितनी मोहब्बत करते हैं। जो बीच का व्यवधान था वो जा चुका है, जो अंत तक बैठे हैं वो अपनी जागृति मुझे बताएं। मैं आवाज दे रहा हूं आपके मन के सितारे शैलेश लोढ़ा जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। शौर्य और पराक्रम की धरती मेवाड़ के चित्तौड़ को प्रणाम करता हूं। मीरा की धरती चित्तौड़ को प्रणाम करता हूं। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारे लोग यहाँ बैठे हुए, कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे शादी का रिसेप्शन चल रहा हो वैसे। बीच में हस्बैंड वाइफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जोड़ा बैठा हुआ है, और एक ऐसा जोड़ा जिसमें पति ने प्रौढ़ा अवस्था में ब्याह किया हो, और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, बैठ जा कोई नहीं। हाँ, आ जाओ। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। आ जाओ। नहीं, बस बढ़िया, बहुत अच्छा। तो संदीप जी समझ में आ गया, अगली बार सबको साथ रखेंगे। रैंप जो है ना वो कवि सम्मेलन के लिए नहीं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरी तारीफ में चिराग ने न जाने कितनी सारी बातें कही, लेकिन मैं गौरव की बात अपने लिए ये नहीं मानता कि हजारों लोग, लाखों लोग छूना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे चाहते हैं कि वो मुझसे मिले, फोटो खिंचाएं। ये खुश करती है सब तमाम बातें, लेकिन गौरव की बात जो मुझे सचमुच लगती है, जो मैं हृदय से कहना चाहता हूं, वो ये, पहली चीज ये कि मैं राजस्थान की माटी में पैदा हुआ। मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात ये है मैं इस धरती से निकल के गया। और दूसरी चीज कि ईश्वर ने कविता की समझ दी। मैं स्वयं को कवि नहीं कहता, कवि ये तमाम बड़े लोग हैं, मैं इनको कविता की समझ दे के भेजा। तब पंडित गोपाल दास नीरज की एक बात मुझे याद आती है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और उस सौभाग्य से हम लोग आपके बीच में खड़े हैं, तमाम लोग। मैं भी कुछ देर आपके बीच में। विष्णु ने बहुत बढ़िया गीत सुनाया, प्रेम में अद्भुत गीत। हम क्यों बहक रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। 3 पैक बाद ऐसा ही होता है सक्सेना साहब, किसी के बाप को नहीं पता चलता हम क्यों बहक रहे हैं, हमें ही पता नहीं चलता हम क्यों बहक रहे हैं। और प्यार ये होता है, प्रेम वो होता है। प्रेम है, प्रेम कुछ नहीं होता। प्रेम की एस्टेसी हो जाती है 1 सेकंड में। मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा 29 का पहाड़ा सुना, तब से छत पे खड़े होकर गालियां दे रही है। मोहब्बत 1 सेकंड में आ गई लाइन पे। और वो मुमताज नसीम, बदरिया रे वहां जाके बरसो जहां मेरा सांवरिया। हम क्या सूखे में बैठे रहे? हाथ हो गई यार, इतना कितना स्वार्थी प्यार है। वहां जाके बरसो, तो हम हैंडपंप लेके घूमते हैं, वहां जाके बरसो। सपने में देखा न वो देखा न ये देखा न तमाम देखा, फालतू की बात करनी। मुमताज नसीम में कहना चाहता हूँ, मर्दों का भरोसा मत करना। हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं हम। प्रेम में प्रैक्टिकल बात करो, और प्यार में बताओ तुम्हें, रंजीत राणा सरपंच। रंजीत राणा मुझे 25-30 साल पहले मिला था, जब 30 किलो का था। सरपंच होने के बाद विकास देखो आप, क्या अद्भुत विकास हुआ। और अगर एमएलए बन गया तो कितना हो जाएगा तो यार। तो प्रेम की बात मैं कर रहा था। प्रेम क्या था चिराग जैन? पहले इश्क खुदा होता था, लोग कहते थे इश्क खुदा, आपने गाने सुने होंगे, इश्क खुदा। फिर इश्क कमीना हो गया, अब इश्क तोतला हो गया। मेरे बाबू ने थाना थाया,
अरे शर्म आ रही है तुझे? मेरे बाबू ने थाना थाया और ये छोकरे बेचारे बर्बाद हुए हुए हैं। माँ सोच रही है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बाप सोच रहा है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और ये फोन मत काटना, मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज सुननी है। अब मुमताज कह रही है आपको कैसे पता? जैसे हमने तो सांसों की आवाज सुनी ही नहीं। मेरे बाबू ने थाना थाया। यहाँ उदयपुर के पास आ गया एक का फोन, लड़की ने फोन किया। अब उसे समझ ही नहीं आया कि उधर लड़के की मां ने फोन उठाया। उसने बिना हेलो किया सीधा मेरे बाबू ने थाना थाया। अब इस औरत ने हाथ रखा फोन पे और औलाद को आवाज दे रहा वेंडियो। हार में अक्ल नहीं आएगा कभी। एक छोरी पताई भाई तोतली। नहीं सही बात कर रहा हूं। अरे आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं भैया? संदीप जैन को पकड़ो। आवाज नहीं आ रही तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं आगे वही बोल रही है क्या? और मित्रों, अगर आप 20 लोगों को आवाज नहीं आ रही है, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, तो आप वो जगह ढूंढिए कि जहां आवाज आए। 25 लोगों की वजह से 25,000 लोगों को आप परेशान नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि सारी सुविधाएं हमारे घर आ जाए, वैसा नहीं होता। आप वो जगह ढूंढिए जहां आवाज हो जाए। 25 लोग क्या तय करेंगे इस 25,000 लोगों का भविष्य? ये कविता का मंच है, ये कवि सम्मेलन है, और ये वो लोग बैठे हैं। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और इनके लिए 2 शेर कहता हूं, जो सिर्फ ये खड़े होकर कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। मैं आपके साथ हूं मित्रों, आवाज आपको आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास हमें करना पड़ेगा। ईश्वर घर नहीं आते हैं, हमें ढूंढने जाना पड़ता है उसे। तब कहता हूं कि टूटने और बिखरने का चरण मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। हम वो लोग खड़े आपके बीच। ये हिंदी कवि सम्मेलन है। कल करना जो करना है आपको। कविता की ताकत, हिंदी कवि सम्मेलन की ताकत। मैं मेवाड़ का पढ़ा हुआ लड़का, मैं मारवाड़ का पढ़ा हुआ लड़का आज खड़ा हूं, कविता की ताकत आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे लेता हूं, लाखों रुपए लेता हूं, इसी ताकत की वजह से लेता हूं, और सीना ठोक के लेता हूं। और कहता हूं कि जिस देश में कम कपड़े पहन कर अश्लील नृत्य करने वालों को लाखें मिलते हैं, वहां कलम उठाने वालों को उससे ज्यादा मिलने चाहिए। इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। इसलिए संदीप जैन साहब, अगली बार जब कवियों को बुलाएं, हाँ संदीप शर्मा साहब, जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार? शर्मा तो मैं ना हूं। अगली बार बुलाएं तो एक वादा मुझसे कर लें। आप दुनिया भर के किसी भी फिल्म स्टार को बुला लें, आप करोड़ों रुपए दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कवियों के पैसे कम मत कराना। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका काम होना चाहिए। और पैसे का काम तो पैसे से ही होते हैं, दुनिया में दूसरा काम होते ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता है क्या करना है। ओसवाल जी, हमारे यहाँ एक मेवाड़ में जब मैं पढ़ता था तो एक लड़का आया नहीं स्कूल। दूसरे दिन टीचर ने पूछ लिया काला आया क्यों नहीं? क्यों काला आया? जो कलेक्टर बन गया कहीं। भाई हमारे यहाँ तो जवाब देते हैं। लड़कों को पूछ लिया कि दशहरे के दिन रावण को ये नेता लोग ही क्यों आग लगाते हैं? वो तो बहुत पुरानी परंपरा है। अंतिम समय के समय सगे संबंधी ही दाह संस्कार करते हैं। मैं राजनीति में जाना सब कोई बात नहीं करूंगा, मेरा विषय ही नहीं है। ये पालक पागल लोग हैं, नेताओं की बात करते रहते हैं राजनीति। ये रंजीत भी और ये निर्भीक भी होता है। क्या करने की जरूरत है? क्यों इतने सारे शब्दों का वेस्टेज करना?
भाई क्यों कहते हो नेताओं गालियां देते क्यों? इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां कुछ रिटर्न हो। बाकी तो अपने घर में ये अरुण जैमिनी, इसने अपनी पत्नी जो शादी के बाद लगभग ऐसी हो गई रचना भाभी, उनको घूर के देखा और कहा ये अकेली इन्वेस्टमेंट है जो बिना कुछ किए 3 गुना हो गई। हंस भी रहा है, अश्लील आदमी। और ये चिराग जैन उससे अश्लील, कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहा था माइक पे। मुझे बोला भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। संदीप जी सही बता रहा हूं, बहुत अश्लील आदमी। इसका सारा घर मिलना है तो उसकी पत्नी ने कहा इनके लिए कुछ लाइए, ये टैक्सी ले आया। कुछ खिलाओ, इसने खिड़की खोल दी। एक से बढ़कर एक है हमारे यहाँ। लोग तो पूछो ही मत कि क्या कर। अच्छा, हिंदुस्तानी आदमी काम चलाना जानता है, उसे मालूम है काम कैसे करना, उसे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं आपको ऐसी कोई कविता, मैं अपने आप को कभी मानता ही नहीं सर। मैं तो सामान्य ऑब्जर्वेशन का आदमी हूं, तो सीधी सीधी बात करूंगा। मैं कोई निर्भीक की तरह इतना चिल्ला कर कविता पढ़ भी नहीं सकता। क्या बढ़िया कविता पढ़ी तूने, लेकिन जोश इतना भाई कंट्रोल रख तू यार। ये उम्र है कोई जोश निकलने की। चला गया बैंक में पैसे निकलना नहीं, बैंक ने वाले ने कह दिया पैसे नहीं है, और तो माल्या को उधार। आ जाता है जोश में। अच्छा, माल्या को उधार में चीजें, क्लास में बच्चों को पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? बोले सरकारी बैंक जो पैसा इकट्ठा करके गरीबों का माल्या को अर्पण कर देते हैं, उसे माल्यार्पण कहते हैं। तो पैसे निकलवाने गया मारुति नंदन, इतना उदास क्यों बैठा है? मुस्कुरा, हंस, क्या हुआ? खुश रहे यार, खुश रहा कर, मायूस मत हो जिंदगी से। तब मैं कह रहा बैंक में पैसे निकलवाने गया, कब पैसे तो पैसे नहीं, और तो माल्या का उधार। अरे बोले पागल, बैंक में पैसे हैं तेरे खाते में नहीं है। जोश गलत जगह जाम जाता है। रात को 2 बजे चिल्ला के उठा, मुझे लकवा हो गया। बीमारी भी वीर रश्मि, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, दी एक झापड़। बोले पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखी है। आप इस दृश्य की कल्पना करो, मुझे लकवा हो गया, ऊपर से पजामा चूड़ीदार, जिसमें आदमी कोमा में भी जा सकता है। आपको क्या लगता है रंजीत सिंह राणा ने धोती पहनना यूं ही शुरू किया है? ये जो पजामे से धोती का ट्रांसफर है इसीलिए हुआ। लेकिन कभी लोग हैं पता ही नहीं चलता। यार एक तो ड्रोन मेरी छाती पे, बैठ जाओ, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं मेरे भाई, उसको यही रहने दो बस। हाँ, आप भी बैठ जाओ आराम से। अरे ये मिट्टी हमारी बहुत कमाल की है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? हम लोग इस मिट्टी के जाए जन्मे लोग हैं। मेवाड़ की माटी, यहाँ बैठने में क्या शर्म, इसे तो पूजा जाना चाहिए साहब। मेरी कविता की सिर्फ एक पंक्ति में कुछ मुझे याद आती है कि मेरे पास शौर्य का न इससे बड़ा चित्र है, मेरे पास शौर्य का न इससे बड़ा चित्र है, ये मेवाड़ की माटी मां के आंचल से भी ज्यादा पवित्र है। ये वो माटी है। राम खड़े हैं। और मेरा तो जीवन का सबसे अच्छा दोस्त, मंच पे तो अरुण जैमिनी है ही, लेकिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त तो मेवाड़ में लक्षराज सिंह मेवाड़, जो मेरे अनुज हैं, मेरे भाई हैं और मेरे सबसे नजदीकी करीबी मित्र हैं। मैं आज उन्हीं के वहां से होके आ रहा हूँ। तो जब भी मेवाड़ मेरे लिए तो बहुत पवित्र भूमि है, तो मैं जब भी आता हूँ प्रणाम करता हूँ इस मेवाड़ की माटी को। यहाँ की मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और यहाँ की स्कूलों में पढ़ा, इसलिए मुझे ज्यादा खूबसूरत लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए जब संदीप भाई ने कहा कि मुझे आना है, मुझे लगा चित्तौड़ आके मुझे भी खुशी मिलेगी और इसीलिए मैं आया। और आप मुझे खुशी दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। ये कभी लोग ही हैं तो परेशान हो रहे थे यूं ही, ताली बजाओ, हाथ उठा के बजाओ, इधर वाले बजाओ, उधर वाले बजाओ। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। अरे क्यों बजाओ यार, ये क्या कोई ताली बजाने वाले हैं?
और हमारा काम कविता सुनाना यार, बार बार कहने की क्या जरूरत है ताली बजाओ, माल ओरिजिनल होगा अपने आप बिक जाएगा, बार बार क्यों कह रहे हैं ताली बजाओ यार। आप तो मस्त रहो, ऐश करो जिंदगी में, आदमी की मस्ती होनी चाहिए। हिंदुस्तानी आदमी मस्त, काम भी ऐसा करता है जिसमें हद नहीं। हाँ ये तू पाप नहीं, ऐसे मस्त हो गए। अच्छा इस वक्त तो मस्त वैसे भी हो गए होंगे, इसकी मस्ती अलग है, पूछो ही मत। हमारे देश में एक जगह प्रतियोगिता हुई, चिराग जैन कंपटीशन हुआ कि तुम्हारे किसी दोस्त को बस में करना हो तो तुम क्या करोगे। दोस्त ऐसे बस में आते नहीं आसानी से। तो एक ने कहा मुझे मेरे दोस्त को बस में करना है तो मैं कहूंगा तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी की शान है, तू मेरी जिंदगी की आन है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना जीवन बेकार है। दोस्त बस में नहीं आया। दूसरे को कहा तू बस में लाने के लिए क्या करेगा। बोले मैं कहूंगा कि यू आर माय फ्रेंड, अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय लाइफलाइन, इफ यू आर नॉट देयर आई एम जस्ट आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। लंबा चौड़ा भाषण, बस में नहीं आया। मुझे कहा इसको बस में ला, मैंने एक शब्द बोला खाली, पिएगा। एक सेकंड में बस में आ गया। ये चीज ही ऐसे अच्छा रंजित तुम तो जानते ही हो, यहाँ पे मेवाड़ में रात को 2 बजे शराब की दुकान वाले क्या फोन आया। आप देखो रात को 2 बजे शराब की दुकान वाले क्या फोन, और उसने पूछा तेरी दुकान कब खुलेगी। उसने कहा 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी। अरे 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी। अरे बोले 9 बजे खुलेगी आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूँ। इसमें आदमी कितना भी नाटक कर ले रंजीत राणा, वो पकड़ में नहीं आता। हम ये क्या करते, बचपन के अंदर हम कोल्ड ड्रिंक पी के दारू पीने की एक्टिंग करते थे, छोटे होते थे। अब दारू पी के कोल्ड ड्रिंक पीने की एक्टिंग करते हैं। और घर पे इलायची विलायची चबा के जाते हैं, पकड़ में नहीं आए। हमारा एक ऐसे ही दोस्त इलायची विलायची चबा के, ताकि बदबू नहीं आए, गया और जाते ही बीवी को आई लव यू। बीवी बोली आज फिर पी के आए हो। बोले कैसे पता चला कि तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। लेकिन आप पुलिस वाले जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता लगा एसपी साहब भी बैठे हुए हैं, गुलशन जी यहीं पिटारजे में हैं, सारे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप, इसलिए जो बीच में ये ट्रस्ट लगा हुआ है इसकी वजह से नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वरना मुझे पता चला कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। अरविंद कोसवाल को तो मैंने देख भी लिया था, इसलिए, और मैं उनसे मिला अभी पिछले कुछ दिनों पहले मेरी हमारी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग जो व्यवस्था संभाल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों जब पुलिस वाले सारे इस तरह से खड़े रहते हैं तो यकीन मानिए मुझे ज्यादा खुशी इसलिए होती है कि हम शायद इन्हें वो सम्मान नहीं दे पाते जो इन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं, ये अपने घरों में अपने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन नहीं करते। ये अपने परिवारों के साथ दीपावली पे लक्ष्मी पूजन इसलिए नहीं कर पाते ताकि आप पटाखे आसानी से छोड़ सकें। ये अपने बच्चों के साथ होली नहीं मनाते ताकि आप रंग खेल सकें। ये अपने बहनों से राखी नहीं बनवाते ताकि आप त्योहार अच्छे से मना सकें। इसलिए पुलिस का सम्मान कीजिए, जब जो मांगे चुपचाप दे दीजिए। अरे नहीं एसपी साहब आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब जानकारी, कागज दे दो, आधार कार्ड जो भी मांगे दे देना चाहिए, है ना बेचारे। नहीं लेकिन ये तो मजाक की बात अलग है साहब। यकीन मानिए बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकारी विभागों में से एकमात्र विभाग है जिसपे कभी ताला नहीं लगता। ये हमारे लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इस वर्दी को सलाम कीजिए, इस वर्दी को प्रणाम कीजिए जो हमारे लिए काम करती है। आइए साहब, क्या बढ़िया आपका माहौल है, इतना खूबसूरत, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। ये हिंदी कविता की ताकत है साहब। दुनिया में 1000 चीजें वो पैदा नहीं कर सकती तो ये कर सकते। आप बड़े से बड़ा स्टार ले लीजिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, 300 करोड़ की फिल्में बना दिए, लोग 15 मिनट में फ्लॉप करके बाहर निकल आते हैं। लेकिन यहाँ वो चेहरे हैं जिनके पास ग्लैमर नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 घंटों से 25,000 लोग यहाँ बैठे हैं। ये हिंदी कविता की ताकत है जो यहाँ पे विराज रही है। और मैं इसी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, हिंदी कविता का और राजस्थान का। जहां जाता हूं छाती ठोक के कहता हूं कि हाँ मैं राजस्थान का बेटा हूं, हाँ मैं मारवाड़ का बेटा हूं।
क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ और राजस्थान से बाहर निकाल सकते हैं, उसके भीतर से मारवाड़ और राजस्थान बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो जिंदा रहना चाहिए, और वो जिंदा रहने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, जितनी माएँ यहाँ बैठी हुई है ना, उन्हें जो मेरा मिशन है, जो मैं कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं देख रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम है बीमारी आप तक, चित्तौड़गढ़ तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन आजकल की माएँ जो बच्चों को पीट पीट के ओनली इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश, ये मेरा मिशन है। आप मेरे दर्द को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। दुनिया की कोई भाषा खराब नहीं होती है, हर भाषा खूबसूरत होती है। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं, फ्रेंच सिखाएं, मैंडरिन सिखाएं, चाइनीज, जो भाषा सिखाएं, 1000 भाषाएं सीखने दीजिए, पर मेवाड़ी और मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। ये भाषा हमारी संस्कृति है, भाषा खत्म हो गई तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मेरे इस दर्द को समझना, गांव में किसी बुजुर्ग का देहावसान होता है तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। एक भाषा बोलने वाला कम होगा, हमारी संस्कृति को बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। हमारे बच्चों को पूछो 67 रुपए ला, 67 मीन्स जी करता है अटेंड कार्ड दे 67 रे बाद रुकूं 67, और ये माए ओनली इंग्लिश, नो बेटा नो, ओनली 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, भाषा कही हैंड बैंड में। हद है यार, मेरे दर्द को समझना, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं उसे समझिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। और हम दीवाने हुए पड़े, और जो हमारी भाषा का मजा है वो किसी और भाषा में आ सकता है क्या? वो एक लड़के ने किसी के घर के कांच का, मतलब खिड़की का कांच तोड़ दिया, अब जैसे ही कांच तोड़ा तो जिसके घर का कांच टूटा था वो आ गया बाहर, और छोरे के बाप को पकड़ा, और नहीं मारो कांच तोड़ी दी तो वो तो वेंडियो है। अब मुझे एक बात बताओ, वेंडियो, गेलो, कालो, डोपो, डपोल, इसका मजा किसी स्टूपिड और इडियट में आ सकता है? मुझे बताइए। वेंडियो, घर का कांच तोड़ दिया तो क्यों तोड़ा? वो तो वेंडियो है। तो खुद के घर का क्यों नहीं तोड़ेगा? तो वेंडियो थोड़ी है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। जो हमारे पत्रकार महोदय बैठे हुए लिखते हुए हंस रहे हैं, देखिए ये मेरी ताकत है। कलम का एक सिपाही कलम के दूसरे सिपाही के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है साहब? ये चिराग जैन, ये आया जोधपुर, जिस वक्त मैं जोधपुर में रहा करता था। अब हमारी भाषा की आप चीज देखो, एक आदमी तोता बेच रहा था वहां पे, तो तोते की कीमत 10,000 रुपए। बोले 10,000, जो बड़ा कमाल का तोता है साहब, कई भाषाएं बोलता है। एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। पहली टांग उठाई हेलो नमस्ते हिंदी, कैसे हैं आप? दूसरी टांग उठाई हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब ये चिराग थोड़ा बदमाश, ऐसे दोनों टांगें उठा ली। अब तोता अपने धरती का गैल सप्पा पटके लगे। अब बताओ, ये जो गैल सप्पे का सौंदर्य है जाड़ावत साहब, ये कहीं आ सकता है? ये अरुण जैमिनी आया जोधपुर मेरे पास एक बार, मैंने कहा सारी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, मैं तुझे बाप का दूध बताऊंगा। और मैंने बताया, मैं इसको ले गया दूध की दुकान पे, और मैंने कहा 2 गिलास दूध पियो और बगैर पैसे देके भाग जा। उसने 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागने लगा। पीछे दूध वाला, थारे बाप रो दूध है। हमारी भाषा का समझते हैं। और अरविंद बाबू, हम लोग कुछ भी वेस्ट नहीं करते, और शब्द तो कतई वेस्ट नहीं करते। हम लोग ही ऐसे हैं। मतलब आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने बात नहीं सुनी, तो अगला आदमी लंबे लंबे वाक्य बोलता है।
जैसे किसी ने कोई कहा और आपने नहीं सुना तो अगला आदमी बोलेगा कहिए आपने क्या कहा जी, मैंने सुना नहीं, आप एक बार फिर से कहेंगे। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा और उसने नहीं सुना, सी आई डिड नॉट लिसन टू यू, विल यू कम अगेन, प्लीज स्पीक इट अगेन। हमने अगर कोई चीज नहीं सुनी तो हम पूरा सेंटेंस बोलते ही नहीं हैं। अब बताओ है का जो मजा है वो अंग्रेजी के 26 अक्षरों में आ सकता है? कभी जीवन में नहीं आ सकता। ये जो है वो हमारी है और इस है का कमाल है। इसलिए हमारी भाषा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये भाषा उतनी हमारी भाषा क्यों नहीं हो साहब? हिंदी हमारी इतनी महान भाषा, हमारी तमाम भाषाएं, इस देश में अरबी बोली नहीं जाती पर खाई जाती, चीनी जितनी बोली नहीं जाती उससे ज्यादा खाई जाती, अंग्रेजी जितनी बोली नहीं जाती उतनी पी जाती है, और हिंदी की महानता कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी नहीं समझे तो इसे इतना सा कहो हिंदी में समझाऊं क्या? उसके पिताजी भी 1 मिनट में समझ लेंगे। पिताजी से मुझे मेरे पिताजी याद आए, बहुत पिताजी किस्म के पिताजी। हाँ, पिताजी किस्म के पिताजी। विष्णु सक्सेना 63 साल की उम्र में प्रेम गीत लिख रहे, शर्म आती है तुम्हें? उम्र देखो तुम्हारी 64 रनिंग है, क्या कर रहे हो यार तुम? इसके मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, पीछे से आना मत तू। इसके बेटे की शादी हुई, बाकी लोग आने वाली बहू को क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो, प्रसन्न रहो, अब ये श्रृंगार का गीत ऐसे ही रहो, ये इसका आशीर्वाद था। और इस उम्र में देखो प्रेम के गीत लिख रहे हो। प्रेम की हमारे हाल ऐसे हो गए डॉक्टर विष्णु सक्सेना, तुम तो इतने अच्छे गीतकार हो, हम इस कदर गिर गए प्रेम में, क्या करो? लड़की को मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करती है? बोले नखरा। आजकल ऐसा नखरा ही करती है। और प्रेम में हम कैसे गिर गए उसकी मजे सुनना आप। बात ऐसी है प्रेम की जिसकी हद नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्रेम भी दूसरी चीजों से होता है। जैसे रणजीत सिंह राणा बहुत ज्यादा बोलते नहीं है मंच पे बैठते हैं, जब इसलिए नहीं बोलते कि मुंह घुसी रहता है। मैंने कहा कैसे हो राणा? कविता पढ़ ली? प्रोग्राम कैसा? अरे मैंने कहा क्यों खाता है यार, मत खाया कर। अच्छा, दूसरे कवियों को एक कवि से तकलीफ हो गई, उसे पता भी नहीं चलता है ना, पेपर कप में थूक देते हो, अगला चाय समझ लिया उसको। मत किया करो ये सब। मैंने कहा आजकल क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान। और साथ में एक रखा हुआ जो बैठा हुआ था, मैंने कहा क्यों खा रहे? नहीं रोज नहीं खाऊंगा, ऑफर करे तो खाऊं। मैं ला रहे कौन है? ए ऑफर करे। अच्छा, इलाज भी तो बहुत तगड़े हैं, मुंह में भरा हुआ। सुनना अरुण, कमाल का। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा रंजीत के पास में बैठा था, गुटखा महंगा हो गया तो क्या करेगा? 20 सेकंड का पॉज लिया और पॉज के बाद बोला मैंगो जो है तो आधा घंटा बाद थूका। मैं इतनी देर से माइक पे खड़ा हूं, मैंने एक बार कहा कि ताली बजाओ? कभी नहीं। मस्त रहो आप। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। ये आनंद ही है जो हमें जीवन में आगे ले जाता है, क्योंकि जीवन में आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, हंसेंगे तो सारा देश मुस्कुरा रहा होगा। और संदीप बाबू, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको बताता हूं, करोड़ों रुपया मुझे नहीं ला सकता। ये तो मेवाड़ की धरती है साहब, इस जिले का एहसान है मुझ पे, क्योंकि मैंने जिंदगी के 3 साल यहाँ गुजारे हैं, बड़े खूबसूरत साल गुजारे हैं। वो नूर महल स्कूल कभी भूलता नहीं हूं मैं। उन सीढ़ियों से चढ़ के जहां मैं गया था और पढ़ा करता था। और आपके आगे एसपी मेरे बहुत अच्छे दोस्त खमेसरा साहब, प्रसन्न कुमार जी आज आने वाले थे, वो भी उसी स्कूल में मेरे सीनियर हुआ करते थे 3-4 साल पहले। तो मेवाड़ की धरती इसलिए आ गया। धन मुझे नहीं ला सकता साहब, कभी नहीं ला सकता धन मुझे जीवन के अंदर, कहीं नहीं। 2 बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में,
और एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा कि पीछे कुछ आवाज हुई है। तो पहला बोला नहीं मैंने नहीं सुना, बोला नहीं कुछ आवाज तो हुई है। वहां गए तो देखा किसी की जेब से एक 5 रुपए का सिक्का गिरा था। वो सिक्का उठा के लाया, बोले मैंने सिक्के के गिरने की आवाज सुनी थी। और दोनों आगे बढ़ गए। अब वो बुजुर्ग जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी वो बोला कि नहीं अब पीछे कुछ आवाज हुई है। मुड़े तो देखा कि वहां झाड़ियों में एक तितली अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उसे छुड़ाया, उड़ा दिया। सिक्के वाला कहने लगा कि दोस्त तूने भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी और तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। वो बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना था। आज मैं यहां आके खड़ा हुआ हूं तो इस मन के लिए खड़ा हुआ हूं, इस चित्तौड़गढ़ की पवित्र भूमि पे, मेवाड़ की पवित्र भूमि के लिए आके खड़ा हुआ हूं साहब। वरना हिंदी कविता पढ़ने के लिए हम जहां जाएं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं जाते भी हैं, लेकिन यहां आने की एक बात अलग है साहब। ये मिजाज अलग है, ये माटी अलग है, इसलिए यहाँ आके खड़ा होना बड़ा जरूरी है। तब मैं कहता हूँ, और जितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठ के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें देख के मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है, तब मुझे मेरी कविता की एक पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। और बुजुर्ग कमाल के होते हैं। और हमारे यहाँ से एक बारात जा रही थी गांव में, दूसरे गांव में। अब सुनना अरुण, तो लड़की वालों ने कहा कि बारात में सब ठीक है, कोई डोकरो नहीं आना चाहिए, बुजुर्ग नहीं, सब जवान जवान आओ। एक फूफा जी अड़ गए, मैं तो चाल लूं। अरे बोले मना किया, रिश्ता तोड़ देंगे, मैं चाल लूं। बोरी में बंद कर दो, मैं चाल लूं। उसको बोरी में बंद करके लेके गए वो तो। अब वहां गए, अब लड़की वाले वापस आए, बोले साहब शादी शाम की है, लेकिन हमारी दूसरी शर्त और है, हम शादी तभी करेंगे, गांव के पीछे एक दूध की नदी बहती है, पानी गांव के नीचे पानी की नदी जो बह रही है उसको दूध की नदी बना दो, उसको दूध का कर दो तो हम शादी कर देंगे। अब क्या दूध का कैसे करें भाई, रिश्ता टूट जाएगा। वह फूफा जी बोरी में से मन काटो, मन काटो भाई। हम आए, बाहर निकले तो बोलो वड़ंदांग को कर दे मैं दूसरी नदी 10 मिनट में, पहले या खाली कराओ। जैसे ही ये सूचना लेके वहां गए, सामने वालों ने कहा कोई बुजुर्ग साथ आया है क्या, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस घर में रिश्ता किया जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने बुजुर्गों की सुनते हैं, और जहां बुजुर्गों की सुनी जाती है तो घर परिवार हमेशा तरक्की करता है। मैं ऐसी बातें करूंगा जो मेरे आसपास की है। मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो मेरे दूर का हो, जो आसपास और पार्षदों का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ये जो पीछे बैठे हैं बहुत सम्मान करता हूँ। दाड़ावत साहब आप तो अध्यक्ष हैं इस आयोग के, ये पार्षदों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आपसे जिम्मेदारी भी रखता हूँ। जिस वक्त लोगों को अपनी लुगाइयों का चेहरा देखना चाहिए, ये गटर के ढक्कन देख रहे होते हैं। पानी इधर से न उधर से, ये कम बात थोड़ी है, गजब बात है। नेताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं कभी गाली नहीं देता, जीवन में नहीं कहा। ये कभी लोग नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे है, भ्रष्ट है, डकैत है, इतने सारे शब्दों का क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। इतना सा कह दो नेता है, क्या करने की जरूरत, बात खत्म। तो राजनीति मेरा विषय है ही नहीं। मैं तो अपने पिताजी से ऊपर नहीं आता। मेरे पिताजी इतने पिताजी किस्म के पिताजी हैं। एक क्लास में टीचर मुझे गणित पढ़ा रहे थे, खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। व्हाट गोज ऑफ माय फादर। एक तो टीचर मुझे ही पता नहीं क्यों खड़ा करते थे, क्या पसंद आता था मुझे मालूम ही नहीं। खड़ा हो गया, बोले गणित पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब। एक तो मुझे गणित में समझ में नहीं आया ये क्या करते हैं ये सब, उदाहरण किस किस्म के। आपने गणित पढ़ी होगी स्कूल में, 3 बिंदु बना देते थे, माना की, चूंकि। मेरे बाप को आज तक समझ नहीं आया 3 बिंदु यार, चूंकि, माना की, पर उदाहरण तो उदाहरण। तो गणित पढ़ाए थे, तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब। मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। क्या क्या है क्या, हमारे बाप की पैंट है, बन जाने कहीं बेच सके।
नहीं, कोई गांजो थोड़ी है, कंगी हिसाब किताब भाई। बोले गणित पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है, अठन्नी नहीं दे। एक पड़ोसी आया उनके पास, बोले आपके पड़ोसी, मतलब एक भिखारी आ गया, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दो। आज बोला दी इन्होंने, बोले 50, 1 रुपया नहीं दिया किसी को। स्विमिंग पूल के लिए लोग कुछ मांगने, अगले ने 2 बाल्टी पानी दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा, पूल तो बना दिया, वॉइस तो डालेगा, ले जा। और मेरे चाचा जी तो उससे भी आगे हैं, लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दी। एक से बढ़कर एक है। तो मैं बात कर रहा था प्रेम की, डॉक्टर विष्णु सक्सेना है, धोती तक भी आऊंगा, मुझे टाइम बता देना कितना होगा। हाँ, मजा तो मुझे भी आ रहा है। अरे वाह मेरी जान, वाह क्या बात है। अरे मजा ही तो आना चाहिए यार, हमारी जिंदगी है क्या। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर लिया। तुम लोग जो है वो, इसी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है कि आपके चेहरों पे हंसी आए, आपके लबों को हम तबस्सुम दे दें, आपके जीवन में कुछ खुशी के क्षण हम दे दें। 3 साल बाद, 3 साल बाद कार्यक्रम हो रहा है संदीप साहब, 2-3 साल बाद कोविड में, 3 साल तक नहीं हुआ, क्या बात। तो 2 साल प्रोग्राम का बजट का क्या हुआ? ये पूछना तो बड़ा जरूरी है, बहुत आवश्यक काम है। तो मैं प्रेम की बात कर रहा था, डॉक्टर विष्णु सक्सेना और मुमताज हसीन बहुत बढ़िया प्रेम के गीत सुना रहे थे, अद्भुत। प्रेम कैसा हो गया है, एक थे शर्मा जी मतलब बुरा नहीं मानना, ऐसा मेटाफर है, उदाहरण है। तो शर्मा जी को किसी ने कहा भाई शर्मा प्रेम कैसा हो गया है, उसकी बात कि तू दफ्तर जाता है, पीछे वर्मा घर आता है। बोले ऐसा मैं गोली मार दूंगा। उसने रिवॉल्वर ली और साहब गया तो देखा वर्मा बैठा हुआ था। अब वर्मा इतना बदतमीज आदमी, कोसवाल जी सुनना कि प्रेम किस कदर गिर गया। उसने कहा यार भाई बीवी तेरी होगी, मोहब्बत मुझसे करती है। बोले इसका उदाहरण? बोले उदाहरण अभी देता हूँ। बीवी को पानी लेने अंदर भेज, उसने पानी लेने अंदर भेज दिया। बोले देख, एक रिवॉल्वर तेरे पास है, एक रिवॉल्वर मेरे पास है, हम दोनों हवा में फायर करते हैं, नकली धाएं धाएं, और ऐसी एक्टिंग करते हैं, नकली फायर करते हैं और फिर लेट जाते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे मर गए हम, लाश बन के लेट जाते हैं। बीवी आएगी, जिससे ज्यादा प्यार करेगी उसके पास आकर रोएगी, समझ लेना तेरी की मेरी। उसने कहा यह आइडिया ठीक है। दोनों ने हवा में फायर किया, धाए धाए, बीवी पानी लेके और लेट गए। बीवी पानी लेके आई, गिलास छूटा हाथ से, दौड़ के गई बाथरूम के पास, बोली निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। ये कविता जरूर सुनाऊंगा, मिस करते हो कि नहीं यार, बड़ी लंबी कविता है। देखिए, अरे तुम्हारे पास पूरी रात है, अरे हाय 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 हाय, मैं तो उतने का ही करूंगा ना जितने का तय है। वरना आओ संदीप जी मंच के पीछे। हाँ बोलूं, कहीं कर रहा बोलूं, कहीं कर। यकीन मानिए साहब, ये मेरे लिए भावुकता वाला क्षण है, बस सचमुच भावुकता वाला क्षण है। हिंदी कवि सम्मेलनों का एक बेटा, इससे बड़ी जीत उसकी क्या होगी कि जिस शहर में वो 20-25 साल से आया ही नहीं, मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ आया ही नहीं मैं पिछले 25-30 सालों में तो कभी। और वो कविताएं लोग मुझे याद दिला रहे हैं, ये कह रहे हैं माँ सुना दो, ये आई बेटी सुना दो, वो कह रहे हैं मिस करते हो कि नहीं सुना दो। इसमें तो चिट में वो कविता जो मैंने 35 साल से पढ़ी नहीं, रिस्क कौन ले, 30-35 साल से मैंने कविता नहीं पढ़ी, जो मुझे याद भी नहीं है। किसी कवि की इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि जनता को उसकी कविताएं याद होता है। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। सुनाता हूं जहां जहां से याद आता है। उसके पहले एक कविता मैं जरा देख के सुनाना चाहता हूं। ये कविता सुनाना आवश्यक है, मेरा विषय नहीं है, अभय सिंह निर्भीक का विषय है, लेकिन सुनाता हूं। मेरा फोन दोस्तों, ये कविता मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य भी है
और मेरा फर्ज भी है। अगर इस शौर्य की भूमि पर मैंने कविता नहीं सुनाई तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक नहीं हुआ। मेरे मंच के मित्र भी शायद पहली बार सुनेंगे इस कविता को, तब सुनाता हूँ। मेरा विषय नहीं है ओज, लेकिन निर्भीक इतना अच्छा पढ़ रहा था, शहीद की एक कविता उन्होंने पढ़ी। मैं अपनी सिर्फ एक पंक्ति कहता हूँ मित्रों, मैंने इससे बेहतर नहीं लिखा। जो एक पंक्ति कहने जा रहा हूँ वो एक पंक्ति सिर्फ इतनी थी, शहादत के लिए पूरी कविता लिखना मेरे से संभव नहीं हुआ। अगर आपको लगे कि शौर्य और पराक्रम की धरती इस मेवाड़ पे शहादत को इस ढंग से कहा जा सकता है, मैंने सिर्फ एक पंक्ति लिखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जब सीमा पे किसी को गोली लगती है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, या समाज के भीतर ये वर्दी पहनने वाले जितने लोग हैं इनमें से अगर कोई शहीद हो जाता है, एक पंक्ति आप ले जाइएगा अपने घर के, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तब एक कविता सुनाता हूं। इस कविता की भूमिका समझें। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है, पुलवामा अटैक जब हुआ उस वक्त राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक हमारे वीर शिवराम, वो एक आतंकी कामरान को मारते वक्त स्वयं शहीद हो गए। लेकिन इसके पीछे की घटना आप सुनिए, वो शहीद हो जाते हैं और जिस वक्त शिवराम शहीद होते हैं उनका अस्थि कलश आता है और उनकी पत्नी सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है। एक 9 माह की गर्भवती पत्नी अपने शहीद पति की अस्थि कलश को उठाने के लिए अस्पताल से बाहर निकल आती है और वो 9 माह की गर्भवती उस अस्थि कलश को कांधा देती है। उस वक्त राजस्थान के एक प्रमुख अखबार ने मुझसे संपर्क किया मुंबई में कि आज की इतनी बड़ी घटना हुई है, हम चाहते हैं कि आज आप एक कविता लिखें, हम इसे मुख्य पृष्ठ पे देंगे। झुंझुनू जी के संपादक का मुझे फोन आया तो मैंने एक कविता लिखी। मुझे लगा इस विषय पे मैं क्या कहूँ, विषय मेरा नहीं है, विषय हमारे वीर के रोज के कवियों का विषय है। लेकिन मैंने अपने ढंग से लिखा और आपको लगे कि मेवाड़ मारवाड़ की शिक्षा दीक्षा अगर मुझ में कहीं ठीक है तो मुझे बताइएगा जरूर। मुझे ठीक से याद नहीं है इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। और आखिर क्या मैंने लिखने की कोशिश की, अरुण चिराग विष्णु मैं आप सबको समर्पित करता हूँ। मैं मूलतः गीतों का बहुत बड़ा श्रोता हूँ, इसलिए ये मेरे भीतर ज्यादा उपजता है। मुझे लगा कि क्या लिखा जाए। एक शहीद हो गया, 9 माह की गर्भवती पत्नी, किसने किससे बात की होगी, तो यहां से शुरू होती है कि किलकारी बोली नियति से। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह से जो पहला स्वर निकलता है वो किलकारी होता है और वो 9 माह की गर्भवती है, वो भीतर है और वो अपने पति के अस्थि कलश को कांधा देने आई है। किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। मां पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। ये किलकारी बोल रही है भीतर से। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। मां पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है। लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, अरे मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो शत्रु संहार के लिए, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धड़कते रहे, मन में शत्रु संहार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की। वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है। वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। और मां तुम तो सीमा पर न रही, मां तुम तो सीमा पर न रही, पर तुम कितनी महान हो गई। तुम न रही, पूरा हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, ए वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू ने छलके। वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई, जब पिता का अस्थि कलश उठाने
तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरे मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है। गर्व है कि राष्ट्रभक्ति में पिता का जुनून मुझ में है। मां का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है। सुनीता और शिवराम मुझ में है। सुनीता और शिवराम मुझ में है। जय जय लगाइए तो उन 4 पंक्तियों पे लगाइए जो पढ़ने जा रहा हूं। अगली 4 पंक्तियां वो, ये 140 करोड़ लोगों का देश पूरी दुनिया को खड़ा होकर ये भाषा बोल दे। हिम्मत हो जाती है किसी आतंकवादी की हमारी सड़कों पे आके बारूद भर जाए। हिम्मत हो जाती है किसी देश को कि हम पे हमले करवा दे। हिम्मत हो जाती है कि कोई धर्म स्थलों पे आके हमला करे और ये देश अगर चुप रहे तो क्या। लेकिन मुझे खुशी है कि आज देश के प्रधान के पद पे एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो मुंह खोल के बोलता है और पूरी हिम्मत के साथ बोलता है और पूरी दुनिया को बोलता है। और जब बोलने लगता है, 4 पंक्तियां कहता हूं सिर्फ, ये 4 पंक्तियां मेरी है। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं साहब। दोनों ही राजनीतिक दल मेरे उतने ही अच्छे मित्र हैं और दोनों ही राजनीतिक दल मेरे बहुत अच्छे नजदीकी। मैं अशोक जी मेरे तो व्यक्तिगत, मेरे अपने शहर के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और तमाम पार्टियों में मेरे बहुत लोग हैं। लेकिन भीतर से जो आवाज आती है वो ये कि देश खड़ा होकर ये भाषा बोल दे। 140 करोड़ लोगों का देश जिस दिन पूरी दुनिया को ये भाषा बोल देगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। सिर्फ 4 पंक्तियां तब लगाना भारत माता की जय। कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। हमने किसी पर हमले नहीं किए। जब भी हमले हुए हम पर हमले हुए। हमने दुनिया को कभी भी विध्वंस की भाषा नहीं सिखाई, हमने सृजन की भाषा सिखाई। लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश पूरी दुनिया को खड़ा होकर बोल रहे कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। ये जय भारत माता की होनी चाहिए क्योंकि देश की माटी से पवित्र कुछ नहीं होता। इस देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हम चाहे जो राजनीतिक दुशाले ओढ़े हों, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मुल्क है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये देश है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये 140 करोड़ लोगों का देश है। और हम लोग सिर्फ भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते। तब मुझे पंडित गोविंद व्यास की, हम लोग कौन लोग हैं संदीप जी? हम वो लोग हैं जो हम चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं। मैं कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण नहीं देता जाड़ावत साहब। लोग बहुत भाषण देते हैं, मैं इसलिए नहीं देता कि आपको मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूं। मैं इसलिए नहीं देता कि आप और मुझे क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने का। राजनीति को गाली देने से भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होता। मैं अपने भीतर झांक के देखूं, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार इसलिए नहीं है। मैं ट्रेन में जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं होती, मैं टीटी को 500 रुपए देके सोना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं किसी टोल टैक्स में जाता हूं, पैसे बचा के साइड में से गाड़ी निकालना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब टैक्स भरने की बारी आती है, मैं अपने सीए को कहता हूं कि पैसे कहां बचाऊं, कितना विड्रॉ करूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं इम्तिहान में नंबर बढ़वाने के लिए टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेने जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? रास्ते में कोई लड़की को किसी को छेड़ता है, मैं रोक के बचाता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं दहेज लेता हूं, मैं क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज न चले, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब जाके समाप्त होगा। तब कहना चाहता हूं, हम लोग वो हैं जो चाय की दुकान पे अखबार पढ़ते हैं और उसमें खबर आती है कि लोग बाल मजदूरी कराते हैं और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। हम वो लोग हैं। दुष्यंत साहब, मैं कहना चाहता हूं हमारी स्थिति क्या है भ्रष्टाचार की। अरविंद सुनना कि बाड़मेर में बहुत साल पहले एक अभियान चलाया ट्रैफिक पुलिस ने। सीट बेल्ट नए आए थे, तो जो सीट बेल्ट लगाए हुए मिलेगा उसको हम इनाम देंगे। तो एक आदमी सुबह मिला, सीट बेल्ट लगाया, एकदम जल्दी पुलिस वाले ने रोका। पहले तो आश्चर्य में हो गया, पुलिस नमस्कार कर रही है, सर 500 रुपए। पुलिस पैसा दे रही है, उसको अटैक आता है क्या बचा?
बोले किस बात का? कि भाई हमने अभियान चलाया था कि जो भी सीट बेल्ट लगा के मिलेगा रोड सेफ्टी के लिए उसको हम 500 रुपया देंगे, तो आप सीट बेल्ट लगा के मिले हैं, ये 500 रुपया लीजिए। क्या करेंगे इन रुपयों का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। तब मुझे पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। ये हमारी स्थिति है। तब कहना चाहता हूं कौन है? बस अरे वाह 100 घंटा खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चल गए। आप मस्त रहो शर्मा जी, आप बिल्डोल से तो मस्त हुई, स्वभाव से भी मस्त हो, ये बहुत बढ़िया बात है। ये अच्छा होना भी चाहिए, मस्त रहना चाहिए आदमी को, एकदम खुश। खुशी हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। हम राजस्थान के लोग तो खुश रहते हैं, हम फंसते हैं उस रात पैदा ही नहीं हुए। हम खुश इसलिए रहते हैं, हमें कोई फंसा भी नहीं सकता। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था बेंगलोर से बॉम्बे, बहुत साल पहले की बात। नीचे जो चाचा भतीजा आपस में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो एक ने कहा दूसरे को, क्या ये नीचे लिखा हुआ है कि चेन खींच लें, इससे ट्रेन रुक जाएगी। बोले खींच ले क्या? बोले नहीं रुक जाएगी। बोले यही तो चेक करना है, बचपन से चल रहे हैं, आज तक पता ही नहीं किया कि रुकती है कि नहीं रुकती है। मैंने कहा ये खतरनाक बातें कर रहे हैं। तो दूसरे बोला नहीं मैं तो नहीं खींचूंगा, क्योंकि 500 रुपये जुर्माना है और मेरे पास 300 रुपये, फंस गया तो जेल जाना पड़ेगा। तो चाचा बोला कोई नहीं, 250 एक मेरे पास भी है, निपट लेंगे, तू तो खींच दी साहब, रुक गई। अब वो रुकती है तो वैक्यूम से गार्ड के डिब्बे में पता चल जाता है किस डिब्बे में चेन खींची गई है। वो आया गार्ड, किसने खींची किसने खींची? तो चाचा भतीजे ने इशारा कर दिया मेरी तरफ। इसमें अपन नूर में लगे पड़े हुए, अपन फंस जाए, रात पैदा नहीं हुए। कूदे ऊपर से, बोले खींची। मैंने कहा सर खींची। बोले क्यों? मैंने कहा लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास है, 250 इसके पास। हंस ही नहीं सकते अपन। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कुछ कर ही नहीं सकती। हमारा चीज ऐसी है साहब, आप दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन अपने यहाँ की बात ही अलग। आप मेवाड़ आओ, मारवाड़ आओ, सारी दुनिया में हॉर्न किस लिए लगाया जाता है? अरुण देवनी, क्या आप साइड से हट जाओ, आगे कोई गाड़ी जा रही, पीछे वाला हॉर्न क्यों बजाता? क्या हट जाओ, अपने यहाँ हॉर्न बजाओ, हटेगा नहीं। जल्दी में है कहीं जा करो, ऊपर उगाड़ ले। एक शव यात्रा जा रही थी, उसमें सबसे आगे वाला वैसे ही दुखी, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था कंधा बदलने। 1.5 किलोमीटर से चल रहा बेचारा, और एक मोटरसाइकिल वाला कट मार के निकला। अब वो इतना दुखी कि बोला अन्नू आगे जाई गई थी। अब बात तो सब आगे वही जाएगी है। एक से बढ़कर एक। आप हमारे यहाँ किसी स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप किसी स्पीड में चलाओ, आप तेज चलाओ मरेला, धीरे चलाओ, पार्क में चला दिए, बराबर में चला दो। अरे बापू रेस लगाई तू है, किसी स्पीड में नहीं। हमारे यहाँ लोग ही ऐसे, किसी को धन्यवाद देने की कला जो हमारी है वो अद्भुत है। आप किसी से कोई चीज उधार मांगे तो धन्यवाद दो। एक तो आदमी अपना पेट्रोल खुद नहीं खर्चता, मोटरसाइकिल जाता, मंगलवार जाना हो, जाके वापस आएगा तो धन्यवाद नहीं, कुछ नहीं। वापस जब मोटरसाइकिल देगा, गाड़ी काम मांगे। क्लच ढीलो। अरे आदमी साला करे क्या? कहां जाए, कैसे रहे? ये हमारा जीवन है, और इसी जीवन में से हाथ से निकलता है। अच्छा, आप मुझे बातचीत करते रहो, मैं तो पानी पिला दिया। अरे झूठी क्यों पीऊं? वो भी सरपंच की। रंजीत मेरा छोटा भाई है, वो बहुत वर्षों से राजनीति में काम कर रहा है, अच्छी बात है। राजनीति में कवियों को आना भी चाहिए,
क्योंकि और आ रहा है तो है। हाँ, इसकी धोती से मुझे याद आया, मेरे एक चाचा जी हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको थोड़ा टाइमिंग का इशू है। वर्ड जो है वो बाद में बाहर आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं वैसे ना, बुरा मत मानना भाई साहब, या मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, लेकिन अब क्या करो, घटनाएं हो जाती है आसपास। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। मेरा एक दोस्त था ऐसे ही, उसको क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया, तो वह गया टॉस करने के लिए, तो अंपायर ने उछाला, बोले हेड्स या टेल्स, बोले हाँ ओइज। खतरनाक कॉन्फिडेंस, खतरनाक। एक आया मेरे पास, शैलेश भाई, मैं गई पेप्सी, नौकरी लगवा दो, नकट लगाऊंगा। रेलवे में अनाउंसर की पोस्ट खाली है। कॉन्फिडेंस देखो, और मैंने नौकरी लगवाई। मारुति हंसना यार, मैंने नौकरी लगवाई तो शाम को नौकरी और इज्जत दोनों गवा के लौटा। उसे अनाउंस करना था कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अजमेर वाली गाड़ी जाएगी। उसने शुरू किया, प्लेटफॉर्म अजमेर जी। एक से बढ़कर एक मेरे ऐसे ही दोस्त के जुड़वा बच्चे हुए, तो मैं भी देखने चला गया। अब मैंने पूछा क्या हुआ, बोले वो नर्स है, तीसरों ही जो कमाल, इतने कॉन्फिडेंट। मैं अभी कुछ दिनों पहले बैंकॉक से आ रहा था, कविता पढ़ने गया था। तेरे को क्या मालूम है ऐसा? हल्के जान मट गई है जोर बोल बेटा। हाँ क्या? अच्छा कौन सी कविता? हाँ हाँ हाँ, आने से बता ही दो हमारे कौन सी कविता। अच्छा ये सब वो लोग हैं जो जा नहीं पाए वहां, सिर्फ खुशी हो रहा है। बहुत सुसंस्कृत देश है। उस देश में आप जाएंगे ना, उस देश का एक भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऐसा नहीं है जिसके बाहर गणेश की या बुद्ध की प्रतिमा लगी ना हो। और वो देश ऐसा है जिसके एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। वो बहुत सुसंस्कारी देश है। बाकी हाँ अरुण जाता रहता है। हाँ अरुण वहां बहुत प्रेमी आदमी है, जबरदस्त प्रेम ढूंढता रहता है। इसकी वाइफ ने भी एक दिन फोन किया, तो कहाँ होगा? कहाँ होगा? कवि सम्मेलन में होगा। ठीक है, तो इतनी घबरा क्यों रही हो? काम वाली भाई किसी के साथ भाग गई तो मैं प्रेम के मामले में बड़ा कमाल का। तो बैंकॉक गया था, तो मैं लौट रहा था। तो जब लौट रहा था तो मेरे पास में एक भाई साहब ऐसे ही बैठे हुए थे। अब प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो एयर होस्टेस आई और आके बोली आप चिंता मत कीजिए, 1 2 आप अपना पैराशूट लीजिए और कूद जाइए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनिए, रस्सी खींचिए, पैराशूट खुल जाएगा। मैंने क्या? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनो, रस्सी खींचो, पैराशूट खुल जाएगा। ये बोला पांचों बताओ। मैं तू 3 तक ही गिन जे। मैंने 10 में फटे जाए तो तुम आया नहीं मत कर। तो वो मेरे चाचा जी रंजीत सिंह राणा, उनका प्रॉब्लम यह है कि एक्सप्रेशन जो है वो
थोड़ा पहले आ जाते हैं, बर्ड थोड़ा बाद में निकलते हैं। तो सुबह सुबह आ गए मेरे पास, बोले लू, मेरे घर का नाम बबलू है तो सारी लू निकला था। अब पता नहीं कहाँ फंस गया। लू, मैंने कहा हाँ लो, नहीं अब लू, मैंने कहा बोलो, बोले बू। और मैं क्या क्या मोटरसाइकिल और उनका क्या हुआ, मोटरसाइकिल लेन जाए तो 1000 मैं तो एक गांव वाला धोती क्लच में फंस गई। तो बड़ा टेक्निकल, क्लच में कैसे फंसी? मैंने कहा तो फाट गई धोती, फाट गई। मैंने कहा तो धोती फटी, अब मैं जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कटे क्यों? धोती फटी है, पैसा दे। मेरे को पता नहीं है 70 रुपया। अब मैं 70 दिया, वो राउंड लगाओ, मैं पकड़ लो, कटे तो क्यों? मैं पैसा दिया, धोती दे। 700 दे ना क्यों अली धोती जी। तो ये जीवन की मस्ती है साहब। मिस करते हो कि नहीं यार? वो बहुत लंबी कविता है यार, 1.25 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पे भी कुछ जान बख्शो यार मेरी भी। मैं कुछ और सुनाता हूँ है। हाय हाय है, वाह लेट, क्या शौक है तुम्हारे, लेट के बोल लो। तुम मुगले आजम में अनारकली, लेट के बोल लो। बैठ के तो बिल्कुल नहीं, जो भी बोलूंगा खड़े होके ही बोलूंगा। देखिए आप देखिए, ये आप ही लोगों की मोहब्बत है, उसके बाद भी 1.25 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और आपकी मोहब्बत की वजह से चाहे गला साथ दे। और मुझे कल 3 एपिसोड शूट करने, वाह भाई वाह, जो शेमारू पे हमारा कविता का शो है, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। 100 एपिसोड उसके ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। हर रात 9 बजे उसे देखना मत भूलिए साहब। ये तमाम हिंदी कवि वहाँ आते हैं और बहुत खूबसूरत कविताएं पढ़ते हैं। और जिस देश के अंदर फूहड़ कार्यक्रम हो रहे हो, वहाँ कविता को लेकर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। और ये तमाम लोग वहाँ आते हैं। हाँ सुनाता हूँ भाई साहब, वो मुझे याद नहीं है, वो भी कविता बहुत बरस से नहीं सुनाई, कोई दूसरी सुना देता हूँ। अरे निम्बाड़ा को बहुत साल हो गए यार, 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए है जी। देखो भाई, उस धरती पे पड़ा हूं, उस राजस्थान का बेटा हूं जहां खुददारी के लिए लोग घास की रोटी भी खा लेते हैं। और राजस्थान का बेटा हूं, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और मेरे 2 शेर मुझे याद आते हैं कि लोगों के हक का जोड़ा उसने किसी से मन, लोगों के हक का जोड़ा उसने किसी के मन से जुड़कर नहीं देखा। और इस बात से ही फितरत पता चल जाती है, जिस जगह को छोड़ा फिर मुड़कर नहीं देखा। और मुझे बताइए साहब, मैं तो आपका कायल हूं। दुनिया का कोई टेलीविजन शो, दुनिया की कोई फिल्म, दुनिया का कोई ग्लैमर 25,000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो शैलेश लोढ़ा की कविता सुनने के लिए इकट्ठे हुए, और किसी चीज के लिए इकट्ठे नहीं हुए। शैलेश लोढ़ा जब भी याद रखा जाएगा, एक अभिनेता के तौर पे उसने काम किया, काम करता है, काम करता रहेगा, याद रखा जाएगा। लेकिन अगर याद रखा जाएगा तो इसलिए याद रखा जाएगा कि इधर से एक पर्ची आती है रिस्कॉन ले सुना दो, इधर से एक पर्ची आती है माँ सुना दो, इधर से एक पर्ची आती है बेटियां सुना दो, इधर से एक पर्ची आती है मिस करते हो कि नहीं कौन सुना दो। और जिस कवि की कविताएं लोगों के जुबान और जहन में बसती हो, वहां वो किसी किसी टेलीविजन शो के भरोसे रह सकता है। ये देश की जनता जो है, ये मोहब्बत देती है, और इसी मोहब्बत की वजह से मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। चलिए एक कविता सुनाता हूं आपको, एक कविता का अंश सुनाता हूं। ये पीछे भी एलईडी वेलईडी क्यों लगाते हो? इस वक्त इसका आविष्कार नहीं हुआ था तब क्या लगाते थे?
पर 2 लाख तो वही होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जितनी चीजें हैं ये कला का नुकसान करने वाली चीजें हैं। कारण ये है कि आप फिर बाध्य हो जाते हैं उसको देखने के लिए। आपको आंखों में आंखें डाल के हमें देखना चाहिए। आज से 25 से 30 साल पहले भी यहाँ कवि सम्मेलन होते थे, हजारों लोग इकट्ठे होते थे, तब कोई एलईडी नहीं होता था, लेकिन आप कवि की आंखों में आंखें डाल के सुना करते थे। उस बात का मतलब अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भरोसे हो गए, तो ये संस्थाएं समाप्त हो जाएगी। जैसे कव्वाली, नौटंकी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी, ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। इसको जोड़ने के लिए करो, ये मत लगाओ, ये नहीं लगाना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, इनके टेंडर खर भरो भले ही। लेकिन लगाओ मत, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी टेंडर के मामले में तो महान होता है, अद्भुत। एक जगह एक लगा हुआ था, एक ने बुलाया, बोले पुल बनाना है, कौन कितना पैसा लेगा? तो एक चाइनीज आया, बोले साहब 6,000 रुपए, बहुत कम में काम करूंगा, पुल बना दूंगा, 3,000 मेरे, 3,000 लेबर के। एक अमेरिकन आया, बोले मैं 12,000 लूंगा, मेरी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, 6,000 मेरे, 6,000 लेबर के। एक अपना भी गया, बोले 26,000। कैसे? 10,000 आपका, 10,000 मारा, 6 में चाइना वालों बढ़ाई दी। ये हम ही कर सकते, ये कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारी। अच्छा, हमें क्या करना है पता है? क्लास में टीचर ने लड़कों को खड़ा किया, बताओ बड़े होके क्या बनोगे, बताओ बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो सबने बनाना शुरू किया। एक लड़का खड़ा हुआ, रमेश, मैं बड़ा होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, अपने खूब बंगले लूंगा, बैंकों में मेरे खूब पैसे होंगे, हेलीकॉप्टर लेके घूमूंगा। टीचर बोले नहीं, इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं, रमेश बैठ जा, एक एक लाइन में बैठा बेटा। हाँ सुनीता, तू बता, तू क्या बनेगी? रमेश ने लुगाई। जब रमेश अतरो कमाई नहीं तो वो बढ़ने वाला लोग है, भागेगा ना बच्चे। ये टेक्निकल लोग हैं, ये हम जानते हैं कि कब क्या कैसे बनना है। ये स्थिति होगी, इसलिए जानते हैं हम लोग कि आप और हम लोग, तमाम लोग। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का, मुझे उस दिन याद आता है जब मैं निम्बाड़ा में रहता था, और वो आते आज तक छूटी नहीं साहब। निम्बाड़ा में नूर महल के पास ही हमारा घर हुआ करता था, उसी एरिया में। बहुत खूबसूरत यादें मेरी जुड़ी हुई है उस बचपन की, तब मैं रहा करता था। और बिस्तर, घर में सोफा कुर्सी तो बहुत बड़ी चीजें होती नहीं थी, वो एक चटाई के ऊपर बिस्तर लगा के हम सोते थे। और वो आदत ऐसी हुई कि आज भी मैं जमीन पे सोता हूँ, डाइनिंग टेबल तो होती ही नहीं, तो मैं आज भी जमीन पे बैठ के खाता हूँ, टेबल पे बैठ के नहीं खाता। आज भी शैलेश बड़ा वही होंगे, शैलेश बड़ा बन गए होंगे, बड़े सुपरस्टार आपने बना दिया, लेकिन मैं वही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ इसलिए हूँ कि आपका और मेरा जीवन है जहां से हम निकल के आए हैं। और जिस जगह से इस देश के 80% सच में यही छुपा है। ये शान और शौकत, वैभव, ये बिजली, ये लाइट इस देश के यथार्थ का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, ये है हमारा सच। इस देश के 80% चूल्हे ऐसे हैं जो सुबह जलते हैं तो ये पता नहीं होता कि शाम को उसमें तवा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे पेट ऐसे हैं जिनके रूम सुबह जब वो खाना खाते हैं तो ये पता नहीं होता कि रोटी हमारे मुंह में जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चों के कदम ऐसे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि स्कूल कब जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेन में कब तक बूट पॉलिश करते रहेंगे वो नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने अभावों के बाद भी ये देश हंसता है, मुस्कुराता है, गुनगुनाता है। इस तरह से दशहरा और दीपावली का मेला बनाता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो हमारा ही देश है जो करना जानता है। क्यों? तब मैं सुनाता हूँ मेरी और आपकी जिंदगी की वो 4 पंक्तियां कि आखिर मेरे देश में हम लोग ऐसे क्यों हैं। इस देश के सच में जिंदा रहने वाले हम लोग, और उसके बाद भी मुस्कुराहट जिंदा रखने वाले हम लोग। कि मेरी जिंदगी है क्या? कि मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। मैंने वो दिन देखे साहब, निम्बाड़ा से मावली गया मैं पढ़ने, मावली से सिरोही गया, ये तमाम रास्तों से मैं माँ बाप के साथ घूमता रहा। तो हैंडपंप से पानी लाते थे, वो 2 बाल्टियों में भर के हमने वो जिंदगी देखी है। तब कहता हूं कि मेरी जिंदगी और हम सबकी जिंदगी 80%, अगर आपको लगे कि बात बिल्कुल ठीक है, तब कहता हूं कि मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है। तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी।
वाह निर्भीक जी वाह, आपने कह दिया मेरा जीवन बन गया। आपने जो बहुत खूब कहा है। और मारुति हंसा, अरे वाह क्या बात। हाँ बहुत कुछ। अब तो वाह भाई वाह आता है। और वाह भाई वाह आपको जान के बड़ी खुशी होगी, 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक वाह भाई वाह का दिवाली जो है वो मेवाड़ विशेष कर रहे हैं। वो मेवाड़ स्पेशल है। मेवाड़ स्पेशल इसलिए है कि उसमें मेवाड़ की कमी तो है ही। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मेरे मित्र और मेरे अनुज श्री लक्षराज सिंह मेवाड़ का, जिन्होंने पहली बार हिंदी टेलीविजन के इतिहास में सिटी पैलेस पूरा खोल दिया कि आप वाह भाई वाह हिंदी कविता के संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसलिए एपिसोड जहां भी शूट करना हो वहां कीजिए। वहां 7 एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। माणक चौक जो कभी हिंदी कविता किसी टेलीविजन शो के लिए नहीं दिया गया, या जनाना महल या जग मंदिर, और आप देखिए कभी वहां बैठ के टेलीविजन पे आएगा तो हम वो पूरा एपिसोड मेवाड़ को समर्पित कर रहे हैं। पूरे 7 दिन मेवाड़ के नाम है, 23 और 30। तो मैं चाहता हूं एक बार मेरे कहने पर जिन्होंने हिंदी कविता का संरक्षण किया है, लक्षराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है। तो ये 7 जो है एपिसोड आएंगे। और मेवाड़ इसलिए क्योंकि इस माटी से मेरा नाता है साहब, इस माटी की बात ही अलग है। तब मैं कहता हूँ, तब मैं सुनाता हूँ साहब। और कितना अच्छा लग रहा है अरविंद पोसवाल और दुष्यंत जी आप दोनों बैठे हैं। जब कलेक्टर और एसपी दोनों ही यहाँ बैठे हो, मतलब जिला कितना अच्छा होगा। आप दोनों यहाँ विराजे में बहुत बढ़िया लग रहा है। अमिन जी तो पिछले दिनों में कार्यक्रम में इसी जिले में कहीं मिले भी थे, मैं जगह का नाम भूल गया, लेकिन मैं आया था। गुड टाइम, लॉट ऑफ फन। जिनको निकलना है भाई निकल जाओ, या आखिरी के 15, 20, 25 मिनट एक कविता सुना रहा हूँ, आप लोग आराम से निकल जाओ बेटा। वाह थैंक यू, वाह वाह, अरे वाह। ऋतिक रोशन है की सस्ती कॉपी। एक तो सब हीरो ने इतना बिगाड़ रखा है। ये ऋतिक रोशन जब हिट हुआ था ना, तो लोग जो है ना अपने मतलब घर के दरवाजे खिड़की भी यूं साफ करते थे। एक से बढ़कर एक है। चलिए कविता सुनाता हूं। इस कविता का जन्म जो है वो अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास, वहां एक शहर है ह्यूस्टन, वहां इस कविता का जन्म हुआ। ये कविता क्यों लिखनी पड़ी मैं आपको बताता हूं। मैं ह्यूस्टन में काव्य पाठ कर रहा था नवंबर में, फिर अगले महीने में ह्यूस्टन में मेरी शाम है इवनिंग में चले थोड़ा पूरे उस टेक्सास में 3, 4, 5 शाम में, बहुत वर्ष पहले की बात है। जब मैं पढ़ रहा था तो एक लड़का मुझसे काव्य पाठ के बाद आके मिला और आके खड़ा हुआ और कहने लगा कि भाई शैलेश, माइक पे खड़े होके बहुत चिल्लाते हो मेरा देश महान है, मेरा देश ये है, मेरा देश वो है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? यकीन मानिए मन को बहुत पीड़ा हुई, बहुत चोट पहुंची। मेरी जगह आप होते तो आपको भी दर्द होता। आइए शुभ नाम वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी का क्या है? श्याम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी आपको। और ये नाम मेरे लिए ज्यादा पवित्र इसलिए कि मेरे पिताजी का नाम भी श्याम सिंह लोढ़ा साहब है, तो ये नाम मेरे लिए बड़ा अच्छा है। और आपने यहाँ आके ये मेरे को पहनाया दुपट्टा, इसी बहाने मोबाइल रखा कुछ देर। ह्यूस्टन में काव्य पाठ कर रहा था, तो जब करके बैठा चिराग जैन, अश्लील आदमी लुगाइयों पे बात कर रहा है, लुगाई ऐसी ने, लुगाई वैसी ने, लुगाई ये ने, लुगाइयों का सम्मान करो। वो लुगाइयां जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया उन्होंने, थोड़ी शर्म करो तुम। लुगाइयां मैं कहते हैं लुगाइयां जैसी, लुगाइयां कमाल होते। 2 आदमी झगड़ रहे हो, 2 आदमी झगड़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ गालियां सुनाई देगी, तेरी तेरी ये, तेरी वो, तेरी ये। और 2 लुगाइयां लड़ रही हो तो आपको नाम सुनाई देगा, मांगीलाल जैसा था पहले तो रंजीतो फोन करे कहने तुरंत नाम सुनाई देगा। ये होता है, ये अद्भुत है। और खूब सारा मेकअप लगा के एक दूसरे को हमेशा एक ही सवाल पूछेगी, मेरा मुंह व्हाइट व्हाइट तो नहीं लग रहा है? कमाल लोग। ये चिराग जैन मेरे पास बोला भाई साहब मैंने क्या गलत लिखा, मुझे लोगों ने पीटा।
क्या कि मैंने लिखा कि पीतल को घिसने से कोई सोना नहीं हो जाता। मैंने अच्छी बात लिखी, तो पीटा क्यों? बोले ब्यूटी पार्लर के नीचे लिख के आया। और मुमताज नसीम गई ब्यूटी पार्लर में, गई और फेशियल कराया, तो बहुत अच्छा लगा इसको फेशियल। तो फेशियल कराने वाली को बहुत बढ़िया किया। कितने सालों का अनुभव है? पहला दिन है। तो इतना अच्छा कैसे किया? पहली बर्तन माज थी। थोड़ा बदल बट्टी कर देना आज नहीं। तो ह्यूस्टन में जब मैं कार पार्ट करा, संदीप जी को मजा आ गया। बस मुझे ये देख के मजा आ गया। और मुझे आते ही इन्होंने चुटकुला सुनाया कि भाई साहब आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ। है सामने लाऊं? अरे आपको लोग देखना चाहते हैं संदीप भाई। इधर इधर आओ संदीप भाई, यहाँ आओ यार। अच्छा, अगर आपको दिक्कत है तो वही भाई संदीप, जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके लिए रखा। बेटा बिराजो बिराजो। अरे बैठो। नहीं, अपने साथियों के साथ बैठेंगे। तो पेमेंट मिल जाएगा, विष्णु क्यों चिंता कर रहा है? प्रेम रस का कवि बेचारा घबरा गया। तो क्या भरोसा बाद में मिले ना मिले। एडवांस लिया तुमने कुछ के नहीं? देख लो। चल मैं तो अरविंद से बात कर लूंगा, वो बैठे रहे यहाँ पे। तुम्हारा क्या होगा तब देखना। तो ह्यूस्टन में कारोबार कर रहा था, तो लड़का आके मिला और कहने लगा कि यार माइक पे खड़े तो बहुत तारीफ करते हो शैलेश भाई, तुम्हारा देश ये है, तुम्हारा देश वो है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? मन को बहुत चोट पहुंची। साहब मेरी जगह होते आप तो आपको ज्यादा चोट पहुंचती। चोट इसलिए नहीं पहुंची कि उसने ये कहा कि तुम्हारे देश में क्या रखा है। चोट ज्यादा इसलिए पहुंची कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तान के लिए ये कहे कि तेरे मुल्क में क्या रखा है, तब दर्द कितना हुआ होगा, टीस कितनी हुई होगी। और हुई इसलिए कि कहानी मुझे याद आती है कि सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। आप समझदार लोग हैं, आप जानते हैं सोने और लोहे को बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल एक होती है। आग में तपा के उन्हें सीधा किया जाता है ठोक पीट के। तो सोने ने लोहे से कहा कि यार लोहे तो लोहा है, मैं सोना हूं, और हम दोनों को बनाने के पहले, आग में तपाने के पहले निकालते हैं, ठीक ठाक करते हैं। लेकिन मेरे को जब ठोका पीटा जाता है मैं आवाज कम करता हूँ, चुप रहता हूँ। यार लोहे तो इतना चिल्लाता क्यों है, चीखता क्यों है? लोहे ने जो कहा वो मेरी कविता की जमीन है, आत्मा टांगता हूं उससे। लोहे ने कहा कि यार तू ठीक कहता है सोने, सुनार तुझे ठोकता है पीटता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। तो मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है कि आखिर मेरे मुल्क में क्या नहीं है सर। मेरा मुल्क तो अद्भुत है। मेरे मुल्क में तो आटा भी लीटर में मिलता है। कमाल है मेरा देश। हमारा देश तो अद्भुत है ना। हमारे देश में तो कुछ भी हो सकता है। एक से बढ़कर एक चीज है अपने इधर, पूछो ही मत। एक आया लड़का मेरे पास, बोले भाई साहब मैंने एक हाथ से रस की कविता लिखी है। मैंने कहा सुना। बोले धावक की तरह आओ, योगी की तरह बैठो और विजेता की तरह जाओ। मैंने कहा हाथ से क्या है कि ध्यान से सुनो। धावक की तरह आओ, योगी की तरह बैठो, विजेता की तरह जाओ। मैंने कहा हाथ से कहां है? बोले टॉयलेट पे लिखा है। अद्भुत लोग हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरे देश में क्या है बताता हूं। हमारे देश में अद्भुत लोग हैं। जैसे मेरे ही शहर का ट्रैफिक,
मेरी कार के आगे एक लड़का साइकिल लिया, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। अपने यहाँ तो ये है ना, मुड़ना तो इंडिकेटर क्या चीज है आपको मालूम है? शुरू में जब इंडिकेटर आए थे लोग समझते ही नहीं थे। वो स्कूटर के आगे जपूक 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 तो जपूक जपूक करता था साइड में। तो मेरे शहर में एक का जपूक जपूक कर रहा था और वो मुड़ा, फिर भी पीछे से आगे गिर गया। तो जो बेचारे का स्कूटर था वो चिल्लाया, दिखे को नहीं। मैं समझ आप लगान भूल गया। तर्क देखो आप अगले। तो मेरे ही कार के आगे एक लड़का, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मेरा क्या मतलब, मुड़नो कैंसिल कर दियो। ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। अद्भुत है हमारा देश। तो एक अमेरिकन परिवार में लड़का घर में आया, प्रश्न पैदा करता हूं। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और आते ही कहने लगा अपने पिता से, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे। एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया अपने पिता, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। और मैंने कहा काम की बात चल रही है सुनो। अपन अकाल वाले प्रदेश के लोग, सूखाग्रस्त क्षेत्र के आदमी, और ऐसा वर्ड सुनाई दिया गर्लफ्रेंड, तो बस सुनो मजा आएगा। अपन सुन ही सकते हैं रंजीत सिंह राणा। क्या सही है कैसे? खुद की बात कर तो लड़का, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। पिता बोले ओके डोंट गेट टेंस, जस्ट थिंक शी वाज नॉनसेंस एंड चेंज हर। और मैंने कहा क्या गजब का बाप है, अपने बेटे को कह रहा है सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की ओहो वाह मेवाड़ की वीर प्रसूता। सिगरेट नहीं पी पाता, और बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं, और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है। घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश है साहब, छोटे बड़े। एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं दुनिया के तमाम देशों में बहुत जगह घूमा, और ये तमाम कवि जो अपनी कविताएं लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, इनकी उपस्थिति में कहता हूँ पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश होंगे साहब, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते, वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब कहना चाहता हूं जय। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं, और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है। दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने अगली पंक्ति में कविता नहीं लिखी, अभिधा में बात की है। अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप नहीं जानते। मैंने वो नहीं लिखा जो आपको पता नहीं है। मैंने वो नहीं लिखा जो किताबों में लिखा नहीं है। मैंने वो लिखा जो आपके घर आंगन में बसता है। मैंने वो लिखा जो मेरे शिराओं में बहता है। मैंने वो लिखा जो हिंदुस्तान बन के हमारे हृदय में बसता है। अगर यहाँ से लेके वहां तक अगर आपको लगे कि देश ये है कि मेरे देश के पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो एक बार इस तोड़ की तरह पे बताइएगा जरूर कि मेरे मुल्क के पास है क्या। और मेरे मुल्क के पास ऐसा है कि तराजू के 2 पलड़े लीजिए, और तराजू के 1 पलड़े में दुनिया भर का धन, वैभव, यश, कीर्ति, संपदा सब कुछ रख दीजिए, और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपके दिलों में हृदय में पलता है उसे रख दीजिए, और आपको लगे कि उस एक शब्द के बाद भी तराजू का पलड़ा सारी दुनिया के वैभव के आगे भारी है, तो मुझे बताइएगा जरूर। मैंने ये नहीं लिखा कि यहाँ पे हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, ये हम जानते हैं, लेकिन मैंने लिखा कि ऐसा क्यों करते हैं, किसकी वजह से ऐसा करते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्नाधाय स्वामी भक्ति सूरज सबसे पहले यहाँ उगता है। मैंने ये नहीं लिखा कश्मीर की घाटी के अंदर केसर उगता है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन किस वजह से हम ऐसा करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ से लेकर वहां तक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेवाड़ की इस धरती पे कहता हूँ कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। ये वो धरती है जहां जौहर कर लिया जाता है लेकिन आंच नहीं आने दी जाती है। ये वो धरती है, तब कहता हूं कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है। याद करिएगा, कई फिल्मी कलाकार आएंगे, 30 मिनट नाच के चले जाएंगे। ये हिंदी कविता है, 2 घंटे से इस माइक पे खड़ा और आपके दिलों में उतर गया, सिर्फ कविता की ताकत है। तब कहना चाहता हूँ ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, तब तक हो नहीं सकता। अंतिम पंक्ति सोचता हूँ, बात में दोस्त दम है,
अंतिम पंक्तियां देता हूं आज के इस मंच की, और याद रखिएगा ये चित्तौड़गढ़ कई बरस तक के बाद में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम है। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।